हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था ऑल अबाउट डिजीजेस एंड वी सॉ ऑल द डिजीजेस दैट आर मेंशन्ड इन योर सिलेबस। तो आज का ये वीडियो इज गोइंग टू बी द सेकेंड वीडियो फॉर द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? इम्यूनिटी। सो बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, वन हम्बल रिक्वेस्ट, please like the video and subscribe to the channel and please give your feedback in the comment section. Okay, अब पढ़ाई पे आते हैं. So what is immunity? The ability of the host to fight off the disease causing organism or the disease causing agent. And who provides this immunity? The immune system of the host या immune system of the individual. राइट सो वही बात यहीं पे लिखा है. इम्यूनिटी इज द एबिलिटी टू फाइट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म और द एजेंट एंड इम्यूनिटी इज इम्पार्टेड बाय इम्यून सिस्टम ऑफ द इंडिविजुअल्स. अब इम्यूनिटी इज ऑफ मेनी टाइप्स. ये डिपेंड करता है हम कैसे क्लासीफाई करें, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट पर्सपेक्टिव. जैसे कि अगर हम डिफाइन करना चाहे, अगर हम क्लासीफाई करना चाहे, नॉट डिफाइन, immunity from the point of when they origin in the individual's body. In that case, immunity can be divided into two types, innate and acquired. Innate का मतलब आप सब लोग जानते हैं. Innate means since birth. So this is the immunity that is present since birth. The individual is born with this kind of immunity. और ये जो इम्यूनिटी होता है ये कोई पैथोजन स्पेसिफिक नहीं होता. दिस इज जेनेरिक. सो नॉन स्पेसिफिक होता है. क्लियर है? एक्वायर्ड क्या होता है? आफ्टर द इंडिविजुअल इज बॉर्न, द इम्यूनिटी दैट द इंडिविजुअल गेट्स थ्रू आउट द लाइफ टाइम. क्लियर है? इसका कोई एंड लिमिट नहीं होता कि हम कब तक इसे एक्वायर कर पाएंगे. सो इट इज ड्यूरिंग लाइफ टाइम. क्लियर है? एंड दिस acquired immunity is always pathogen specific. पैथोजन स्पेसिफिक क्यों होता है और ये नॉन स्पेसिफिक क्यों होता है? सो देखियो बच्चों, क्या होता है व्हेन अ बेबी इज बॉर्न, उसके लिए ऐसा नहीं है कि ये बैक्टीरिया है तो मैं अपने डिफेंस सिस्टम को खाली इसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ करूँगा. ये वायरस आ चुका है तो मैं इस डिफेंस को बैक्टीरिया के लिए बचा के रखा है, वायरस के लिए मैं नहीं यूज़ करूँगा. वो इन जनरल एनी इन्वेडर्स को वो स्टॉप करने की कोशिश करता है. ओके, एंड हाउ डू दे डू इट? हियर innate immunity is always in the form of barriers. Okay, क्लियर है? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता. अब एक्वायर इम्यूनिटी एक्वायर करने के लिए यू ऑल नो इट, क्या होना ज़रूरी है? वो इन्फेक्शन का आना ज़रूरी है. एंड व्हेन वी गेट एन इन्फेक्शन इट इज़ ऑलवेज पैथोजन स्पेसिफिक. बैक्टीरिया आके जो डिजीज़ कर रहा है, वायरस आके कोई और डिजीज़ करेगा. दैट इज़ वाई ये जो इम्यूनिटी डेवलप होता है इट इज़ ऑलवेज पैथोजन स्पेसिफिक. एक एक पैथोजन के लिए एक एक तरह का इम्यूनिटी. और यहाँ पे ऐसी बैरियर वाली बात नहीं होती. ओके, नाउ लेट अस कम बैक टू इनेट अगेन. यहाँ पे कहा गया है इन द फॉर्म ऑफ बैरियर्स. सो हाउ मेनी बैरियर्स आर देयर? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स. क्या क्या है? मैं इसे रब कर दूं और फिर मैं लिखती हूँ. इन दैट वे इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ओके ओके स्टूडेंट्स, तो इनेट इम्यूनिटी in the form of barriers. So the first one is physical barrier. Now imagine our body without the skin. तो क्या होता है?
एट द साइट यू हमें ये पिंकिश फ्लैश देखने को मिलता है और ब्लड वेसल्स देखने को मिलता है, राइट? तो वो तो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता बिकॉज वो पूरी एक्सपोज्ड होता to any microbes. That is where the skin comes and provides a covering to the entire body. And this covering, this barrier provides a physical barrier to many microorganisms. Okay? तो पहला वाला हो गया स्किन. Now, और इसके अलावा और ओपनिंग क्या क्या है? The mouth, the nose and the urinogenital tract. तो वहाँ पे क्या होता है? देयर इज म्यूकस लाइनिंग ऑफ द एपिथेलियल सेल्स देयर, राइट? हमारे पूरे मुंह पे है द नेजल, द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस लाइनिंग है, यूरिनोजेनिटल में म्यूकस लाइनिंग है. दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म. और नेजल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे तो हमारे सिलिया भी है, सो दे ट्रैप द डस्ट ऑल्सो एंड द माइक्रोब्स एंड दैट दे पुश इट आउटवर्ड्स एंड देन वी clean it, right? तो ये हो गया फर्स्ट वन, फिजिकल बैरियर, स्किन एंड म्यूकस लाइनिंग ऑफ ऑल दिस ट्रैक्ट्स विच लीड टू द ओपनिंग्स ऑफ द बॉडी. फिर आते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर में. फिजियोलॉजिकल बैरियर, हाउ डज इट एक्ट? एग्जाम्पल्स आर एसिड इन द स्टमक. इफ एनी माइक्रोब इज एस्केपिंग द defense or the barrier of our mouth and it somehow reaches the stomach. So the stomach में बहुत strong acid होता है, तो highly possible कि ये acidity उस microorganism को मार डालेगा. Tears, saliva with lysozyme. और हाँ, physiological barrier हमें ये जो है ये सारे के सारे secretory products में देखने को मिलते हैं. जैसे stomach में acid is secreted, टीयर्स है, सलाइवा है, ये टीयर ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है, सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है, राइट? सो दीज प्रोड्यूस फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. टीयर्स और सलाइवा कैसे प्रोड्यूस करते हैं? दे हैव द एंजाइम कॉल्ड लाइसोजाइम एंड दिस इज एंटीबैक्टीरियल. इट हेल्प्स इन किलिंग मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया. क्लियर? प्लीज राइट इट डाउन बिकॉज मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मेरी यहाँ जगह कम है. इट इज एन एंजाइम. ओके फाइन, लिख देती हूँ. एंड किल्स बैक्टीरिया, मेनी टाइप, नॉट ऑल, मेनी. क्लियर? देन फिजियोलॉजिकल बैरियर में अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज बॉडी टेम्परेचर एंड फीवर. नाउ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज कांस्टेंट एट वन पर्टिकुलर टेम्परेचर, राइट? 37 डिग्री सेल्सियस. ये इससे नीचे भी नहीं होता, इससे बहुत ऊपर भी नहीं होता. Why? Because this body temperature helps in preventing the growth of lots of microorganisms. Clear? दूसरा है fever. Why do we produce fever? High temperature क्यों हो जाता है? It is always when a pathogen attacks us. One of the defense mechanism is कि temperature को बढ़ा दो, so that it helps in eliminating those microbes. Clear? Now the third one is cellular barrier. Cellular barriers मतलब क्या? यहाँ पे जो barriers है जो रोक रहे हैं उस attacker को या उस pathogen को या उस antigen को, they are in form of cells. वो कुछ cells ही हैं. तो कैसे cells है? They are the defense cells. Like 3 category में है. This is the first one. White blood cells. Neutrophils. Neutrophils को याद है? Neutrophils in class 11 you read, and neutrophils have a nucleus which is polymorphic या multilobed. इसीलिए in your book instead of neutrophils उन्होंने PMNL लिखा है, polymorphonuclear leukocytes. Sorry. Clear? फिर है monocyte. Monocyte is the largest of the WBCs. Neutrophils and monocytes, they both are phagocytic. तो यहाँ पे एक छोटा सा P, यहाँ पे एक छोटा सा P. Clear है? And since they are in the blood, they are in the plasma. तो ये क्या है? ये phagocytic तो है, साथ ही साथ ये motile भी है. Clear? This and motile, छोटा सा M
हो गए पॉइंट्स? तो बच्चों इस तरह से आप ये नोट करते रहिए एंड थिंक ऑफ द एमसीक्यूज ऑल्सो। यहीं से जैसे एमसीक्यू बन जा सकता है कि सेल्यूलर बैरियर में कौन सा है जो फेगोसाइटिक एंड मोटाइल एट द सेम टाइम है। योर आंसर इज न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स। क्लियर? द सेकेंड टाइप इज लिम्फोसाइट। एंड लिम्फोसाइट में कौन सा वाला? NK cells. Now lymphocyte is actually of 3 types: the B lymphocyte, the T lymphocyte and natural killer cells. Natural killer cells को ही in short NK cells कहा जाता है। ये जाके डायरेक्टली उस इन्वेडर को मार देता है। क्लियर है? That is why natural killer cells. B lymphocyte and T lymphocyte या B cells and T cells, इन शॉर्ट उन्हें बी सेल एंड टी सेल भी कहा जाता है। दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सेल्यूलर बैरियर। प्लीज इफ एनीवन इज नोटिंग दिस डाउन, प्लीज इन द ब्रैकेट यू राइट दिस, ओके? देन थर्ड वन इज टिश्यू मैक्रोफेजेस। नाउ टिश्यू मैक्रोफेजेस आर प्रेजेंट ऑल ओवर आवर बॉडी अक्रॉस डिफरेंट टिश्यूज। इसका क्या मतलब है? मैक्रोफेजेस आर द सेल्स which are present in the tissue and which are phagocytic in nature. ये भी engulf करके उस माइक्रोऑर्गेनिज्म को खा जाते हैं और डिफरेंट टिश्यूज में प्रेजेंट है। मैक्रोफेजेस जो डिफरेंट टिश्यूज में प्रेजेंट है, दे गो बाय डिफरेंट नेम एंड दीज नेम्स आर डिपेंडेंट ऑन वेयर दे आर ऑकरिंग। से फॉर एग्जाम्पल लीवर में जो है दैट इज कॉल्ड कप्फर सेल्स। क्लियर? हमारे न्यूरल टिश्यूज के साथ जो मैक्रोफेजेस एसोसिएटेड है दे आर कॉल्ड माइक्रोग्लिया। यानी न्यूरल टिश्यू में अगर कोई जर्म अटैक करता है सो माइक्रोग्लिया विल गो एंड अटैक दोस जर्म्स। बोन्स के साथ जो एसोसिएटेड है दे आर कॉल्ड ओस्टियोक्लास्ट। इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर द नेम्स। ओस्टियो तो बोन है, क्लास्ट खाली आपको याद रखना है। सो दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यू मैक्रोफेजेस। क्लियर? देन वेरी इंपॉर्टेंट इज साइटोकाइन बैरियर्स। साइटोकाइन बैरियर्स क्या होता है? ना साइटोकाइन बैरियर्स क्या होता है ये जानने से पहले यू हैव टू नो व्हाट इज साइटोकाइन। These cytokines are the small proteins which are secreted by the cell when they face an infection या they are undergoing a condition like tumor या cancer. Now cytokines are what? Small proteins which act as cell signalers या दूसरे सेल्स को जाके ये सिग्नल करते हैं। क्लियर है? तो साइटोकाइन इज द ब्रॉड टर्म और साइटोकाइंस काफ़ी डिफरेंट तरीके के होते हैं। तो सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर, नंबर 1 इज इंटरफेरॉन। और साइटोकाइन बैरियर में इंटरफेरॉन का ही फंक्शन खाली आपके सिलेबस में दिया हुआ है। सो प्लीज स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड साइटोकाइन बैरियर डज नॉट एक्सक्लूसिवली मीन इंटरफेरॉन ओनली। साइटोकाइन बैरियर्स में दूसरे भी साइटोकाइंस आ सकते हैं जैसे केमोकाइंस, इंटरल्यूकाइंस एंड सो ऑन। उसमें से खाली इंटरफेरॉन वो सेल सिग्नलिंग प्रोटीन है विच इज इनफेक्ट रिलीज बाय द सेल्स दैट आर इन्फेक्टेड बाय वायरस। किसी सेल को जब वायरस ने अटैक कर दिया तब द साइटोकाइन नेम्ड इंटरफेरॉन इज रिलीज्ड और ये इंटरफेरॉन जाके क्या करता है? से फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेल, यहाँ पे वायरस अटैक हुआ है, दिस रिलीजेस इंटरफेरॉन। ये बाकी दूसरे सेल्स को इट गोज एंड अलर्ट्स देम, गेट रेडी, देयर इज अ वायरल इन्फेक्शन। सो दे गेट रेडी to prevent the viral infection या the spread of the viral infection. How do they do that? क्योंकि वायरस ने जब इस सेल को इन्फेक्ट कर दिया, अब यहाँ से प्रोलिफरेट करके it will go to the new cells. So what is the defense mechanism here? In application of biotechnology you read about it. RNA interference. Remember? तो करते क्या है, इनका जो डिफेंस होता है दैट इज अबाउट साइलेंसिंग द आरएनए
so that they can prevent translation by the virus. अब वायरस अगर ट्रांसलेट कर नहीं पाएगा तो वो और प्रोलिफरेट भी नहीं कर पाएगा. दिस इज हाउ साइटोकाइन बैरियर इंटरफेरॉन वर्क्स. क्लियर है? इज द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर टू यू? ओके, तो इसके साथ आई होप आई हैव बीन एबल टू क्लैरिफाई व्हाट इनेट immunity is and what are the different type of barriers. Now let us move to acquired immunity, the immunity that we keep on acquiring all throughout our life. Okay, so now acquired immunity. Acquired immunity is what? Always pathogen specific. You know students, इसको बहुत just by logic and just by asking yourself question you try to understand the concept, फिर ये chapter बिल्कुल confusing नहीं लगेगा. So for every point ask the question, backtrack and join the dots. Trust me, इस तरह से समझ के पढ़ोगे तो you will have very less confusion and the concepts will be clear in your brain. Because concepts अगर clear ना हो तो याद करते करते जान निकल जाती है, but clarity नहीं आता and you struggle a lot. Okay? Do struggle but in a structured and a sensible way. Just get the right direction of struggle and working hard. Okay? तो acquired immunity क्या है? Acquired immunity we are acquiring throughout our life after birth. तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? एक अटैक का होना. Say for example you are in a class of 30 students. उसमें से कोई एक स्टूडेंट बुली है. तो how do you know कि ये स्टूडेंट बुली है? उसका आपके साथ वो अटैक, वो इंटरेक्शन होना ज़रूरी है. तभी तो आप उसको पहली बार शायद धीमी आवाज़ पे जवाब दो, आपको उसका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता चल जाए विद द फर्स्ट इंटरेक्शन, एंड देन सेकंड टाइम वो आपको अटैक करे तो यू आर रेडी कि आ बेटा बुली करने की कोशिश कर, अब मैं भी देखता हूँ. राइट? सेम विथ प्राइमरी एंड secondary response. So to acquire an immunity, the first important thing is that we are attacked by the pathogen or the disease causing agent. तो फर्स्ट टाइम जब कुछ अटैक कर रहा है that elicits a reaction is the primary response. और ये हमेशा this response is of low intensity. बिल्कुल सोच के देखो, उस बुली को जब आप पहली बार फेस कर रहे हैं तो आप जवाब दे रहे हैं लेकिन बहुत जोर से नहीं, धीरे धीरे. यू आर वॉचिंग एंड यू आर गिविंग इट बैक टू हिम. क्लियर है? उसके बाद what happens is that after primary response, अभी हम ह्यूमरल इम्यूनिटी में पढ़ेंगे, कुछ तब का तब तो हम रिस्पॉन्ड कर देते हैं और उसका कुछ मेमोरी, कुछ ब्लूप्रिंट हम अपने बॉडी में रख देते हैं. सेकेंड टाइम या सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन जब होता है तब द सेम reaction, so the same defense is given at a very high intensity. The secondary response is always of high intensity. Clear students? और secondary response को बहुत जगह anamnestic response भी कहा जाता है. Okay? Now response primary हो या secondary हो, what is the mechanism of giving this immunity? And depending on that we can divide immunity into two types, humoral immunity and cell mediated immunity. Okay? So acquired immunity में first type is humoral immunity. Humoral immunity means what? The immunity that is in the blood or that is given through the blood. और blood में ये कौन देता है? B cells या B lymphocytes. How do they act? They act against the antigen. They act against the antigen by making or releasing antibodies. तो antibodies क्या है? These are also defense proteins which are released by these cells in response to an antigen. Okay? So how does the mechanism work? So this is a human body. An antigen invades. Clear है? जब एंटीजन इन्वेड होता है, the first step is antigen recognition.
when it invades, the message goes that there is an invasion bone marrow में. In the bone marrow, B cells या B lymphocytes are formed and they mature there. Clear है? After maturation, they are released into the blood. Clear? Then the second step is differentiation. After they are released into the blood, what happens is that, say for example, खूब सारा सा B cells blood में है. Okay? The majority of them, say for example यहाँ से यहाँ तक, they mature and they differentiate as plasma cells. और ये यहीं पे लड़ने के काम के लिए रुक जाते हैं. And these plasma cells or these plasma B cells, they produce the antibodies in enormous amount to overwhelm the antigen. Okay? And this is how they fight. Clear? तो बाकी cells का क्या? बाकी जो cells है, they carry the blueprint, they carry the memory of this attack and they carry the memory की next अगर attack हो, हमारा जब secondary response होगा, और secondary response कब होगा? जब subsequent attacks होंगे. These are the antigens we have to make. Sorry, these are the antibodies we have to make. तो ये body में रह जाते हैं. They have a very long lifespan. They can last in the body for years and they carry the memory of this war. ओके जैसे वॉर वेटरन्स होते हैं ना, वो टिप्स देते हैं कि उस वॉर में ये हुआ था, दीज आर द थिंग्स यू नीड टू नो, दीज आर थिंग्स यू नीड टू अवॉइड एंड ऑल. सेम वही मेमोरी सेल्स हैं. सो हो गया डिफरेंशिएशन. प्लाज्मा सेल्स ने अटैक कर दिया और मेमोरी सेल्स बॉडी में ही रह गए. इसके बाद द थर्ड स्टेप इज एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशन. ओके, तो न्यूट्रलाइजेशन कौन सा वाला सेल्स करता है? ओनली द प्लाज्मा सेल्स. क्लियर है? सो क्विक रिकैप. एंटीजन अटैक्स द बॉडी. बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड वेयर? इन द बोन मैरो. ऑलवेज रिमेंबर, there they are formed and they mature, released into the blood में they divide further. Now when they divide further, सारे के सारे तो identical cells हैं, so you can say that they are all clones of the first cell or the mother cell, right? Majority of these cells, they differentiate as plasma cells and they go in attacking the antigen by making a lots and lots of antibodies. And some cells stay back in the body with the memory, with the blueprint of this interaction, and they keep themselves ready for the next or the subsequent responses. तो हो गया first type of immunity, the mechanism of the immunity and how it goes into giving the primary and the secondary response. Clear? Now let us come to cell mediated immunity. Cell mediated immunity, which cell gives? The T lymphocytes या the T cells. क्लियर है? ये बनते कहाँ हैं? प्लीज रिमेंबर, दे आर फॉर्म्ड they are formed in bone marrow but mature in thymus. इसीलिए द नाम T cells या T lymphocytes. Now ये काम कैसे करते हैं? How do they act? Their mode of action is different from B lymphocytes. How? Because they do not produce antibodies, no antibodies. So what do they do? They further stimulate the production of B cells. Okay?
और वो बी सेल्स आगे चल के स्टिम्युलेटेड हो जाते हैं, वो आगे चल के और एंटीबॉडीज बनाते हैं. सो दे एक्ट वाया स्टिम्युलेटिंग देम. क्लियर है? Now, when they have matured in the thymus, after maturation, they are released in the lymph as well as in the plasma. वहाँ पे होता क्या है? These T cells, they differentiate into 4 types of cells. First is helper T cell. Clear? Second is cytotoxic T cell. So the 4 type of T cells are helper T cell, cytotoxic T cell, suppressor T cell, memory T cell. और यही T cells काम कैसे करते हैं? Let us know. The first type is helper T cell. They go and stimulate the B cells या B lymphocyte to produce more and more antibodies. Clear? Cytotoxic T cell जो होता है, ये इनका B cell से कुछ लेना देना नहीं होता. They go and invade the antigen. Cytotoxic. Cyto मतलब cell, toxic मतलब something that is toxic or lethal. वो जाकर ऐसे toxins release करते हैं जिससे कि the invading antigen gets destroyed. That is why cytotoxic T cell को बहुत बार killer cell भी बोला जाता है. But this cytotoxic T cell is not the same as natural killer cells. Okay? फिर suppressor T cell, या बहुत बुक्स में, in many places you will also see they are being referred to as the regulator T cell. So what is it they regulate or what is it they suppress? They regulate the immune system, इसीलिए regulatory T cell बोला जाता है. If they are regulating the immune system, how are they regulating? They regulate by suppressing the release of helper as well as cytotoxic T cell. Do you understand the logic? बच्चों समझ में आ रहा है? इसीलिए रेगुलेटरी एज वेल एज सप्रेसर टी सेल्स आर द सेम थिंग. दे रेगुलेट क्योंकि अब हेल्पर टी सेल्स बहुत सारे से हो गए, इन्फेक्शन खत्म हो गया, मार डाला, दुश्मन साफ, अब जाके बोलते हैं बेटा प्रोडक्शन बंद करो. क्या है? वो सिस्टम भी तो चाहिए. सो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द रेगुलेशन. एंड हाउ आर दे रेगुलेटिंग? बाय सप्रेसिंग द प्रोडक्शन ऑफ इट. एवरीथिंग क्लियर? Now students, please be honest and tell me, ऐसे जो logically एक के बाद एक by questioning, by joining, by looking at the logic behind the names समझा रही हूँ, क्या ये समझ में आ रहा है? Is it being printed in your brain? Please let me know in the comment section. And the last is memory T cell. Now B cells हो या T cells हो, a majority part of them always take part in the war, और कुछ मेमोरी को लेके बॉडी में रह जाते हैं for the secondary responses or the subsequent attacks. तो जो cells differentiate करके attack करते हैं और they are actively taking part in the invasion, they are called the plasma cells. Sorry, they are called the effector cells. और जो पीछे रह जाते हैं दे आर रेफर टू एज द मेमोरी सेल. अब बी सेल हो या टी सेल हो, दोनों के ही एक्टिंग सेल्स को इफेक्टर सेल्स कलेक्टिवली बोला जाता है, और जो मेमोरी बन के रह जाती है उन्हें मेमोरी सेल्स बोला जाता है. दिस इज वेरी सिंपल. इज इट क्लियर? क्योंकि बुक्स में हमेशा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में दिया रहता है, तो इट कंफ्यूजेस द स्टूडेंट, इट मेक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट कॉन्सेप्ट वेरी डिफिकल्ट. Okay, so I hope I have been able to explain effector as well as memory cells. All clear? तो अब तक हमने क्या देखा? Acquired immunity. Acquire करने के लिए attack का होना ज़रूरी है. First attack is the primary attack. First response is the primary response. Subsequent attacks are the secondary attacks. Subsequent response are the secondary response. How are those response mediated या given? 2 mechanism. ह्यूमरल इम्यूनिटी एज वेल एज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. दोनों के मैकेनिज्म्स हमने देख लिए. फर्स्ट वन बाय बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट वाया एंटीबॉडीज. सेकंड वन बाय टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स वाया बाय स्टिम्युलेटिंग देम और किलिंग द सेल्स. क्लियर है? नाउ ह्यूमरल इम्यूनिटी, ये इट एक्ट्स व्हेनेवर देयर इज एन एंटीजन इन द ब्लड. ओके. सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कब होता है? व्हेन
anything, any viral, bacterial or fungal infection occurs in the cells. Okay, this is the mechanism that goes into play. Secondly, cell mediated immunity is the immunity that also rejects or accepts tissue transplantation, organ grafting या organ transplantation, because ये self और foreign में फर्क करना जानते हैं. ओके, इसीलिए जब किसी पेशेंट में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है या कोई टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन होता है, ब्लड ग्रुप मैचिंग, टिश्यू कंपैटिबिलिटी, ये सब सारे टेस्ट्स किए जाते हैं. एंड इवन आफ्टर दैट immunosuppressant drugs are given. What drugs? ये इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स क्यों दिया जाता है? टू सप्रेस CMI. बेटा कुछ दिनों के लिए थोड़ा शांत हो जाओ. ये जो नया ग्राफ्टिंग हुआ है, प्लीज लेट इट बी इंटीग्रेटेड विथ योर बॉडी सिस्टम and then you become active again. Okay, all clear with humoral and immune and CMI. Now बच्चों, तो अब तक हमने देखा B सेल एंड T सेल, और इससे पहले सेल्यूलर बैरियर में हमने कौन से वाले लिम्फोसाइट को देखा था? We saw NK cells. तो इससे क्या पता चलता है कि लिम्फोसाइट्स आर एक्चुअली ऑफ 3 टाइप्स: B सेल, T सेल एंड NK सेल्स या नेचुरल किलर सेल्स. नाउ ये सारे के सारे जो सेल्स हैं ये फॉर्म होते हैं बोन मैरो में, पर इनका मैच्योरेशन अलग अलग जगह पे होता है. जैसे B सेल इज फॉर्म्ड इन द बोन मैरो, इट मैच्योर्स इन द बोन मैरो, दस द नेम B सेल. T सेल इज फॉर्म्ड इन द बोन मैरो बट इट मैच्योर्स इन द थाइमस, ये जो ऑर्गन यहाँ पे हमारे चेस्ट के सामने है वहाँ पे, that is why the name T cell. And NK cell or natural killer cells, they are also formed in the bone marrow and they are distributed as and when required, they mature. Clear है? So with this we are done with this, and I hope the concept of lymphocyte is also clear. What are the different type of lymphocytes? Okay? Now this acquired immunity, ये दो तरीके से हम पा सकते हैं. एक तो बाय नेचुरल इन्फेक्शन, दूसरा बाय आर्टिफिशियल, है कि नहीं? नाउ स्टूडेंट्स, जब हम पे कोई अटैक हो रहा है एंड वी आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन फाइटिंग दैट, उस इम्यूनिटी को एक्टिव इम्यूनिटी बोल सकते हैं कि हमें बना बनाया इम्यूनिटी तो मिला नहीं, हमने खुद जंग लड़ के वो इम्यूनिटी ली है. सो दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी. नाउ एक्टिव इम्यूनिटी कैन बी नेचुरल. What is natural? When acquired when antigen attack through natural infection, our body elicits the defense mechanism and that is how we get the active immunity. बस सिंपल समझ लो, हम कहते हैं ना कि students actively took part in the annual function, which means what? खाली परफॉर्मेंस ही नहीं, परफॉर्मेंस क्या ड्रेस पहना है, what will be the timing, कम snacks, everything, getting involved in everything, right? So active means getting involved to get the immunity. या तो फिर artificially. Artificial क्या? Resistance that is induced by vaccine. अब vaccines में क्या किया जाता है? A weakened pathogen or an inactive pathogen or a antigen molecule is injected in the body. तो उससे body के defense mechanism को elicit किया जाता है. खाली फर्क है कि इसमें नेचुरली होता है, इसमें आर्टिफिशियली वो पुश किया जाता है. क्लियर? ये तो हो गया एक्टिव वे ऑफ गेटिंग द इम्यूनिटी. नाउ व्हाट अबाउट पैसिव? बना बनाया इम्यूनिटी हमें मिल रहा है. अब बना बनाया इम्यूनिटी जहाँ मिल रहा है वहाँ हमें क्या मिल रहा है? द रेडीमेड एंटीबॉडीज़ मिल रहा है. वहाँ पे एंटीजन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंटीजन अगर हमारे बॉडी में डाल दिया तो एंटीबॉडी हमें बनाना पड़ेगा, और जैसे ही हमें कुछ रोल प्ले करना पड़ रहा है, दैट डज नॉट रिमेन पैसिव, देन इट बिकम्स एक्टिव. समझ में आ रहा है द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी? तो पैसिव
तो पैसिव इम्यूनिटी व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन इन द बॉडी टू डेवलप रेजिस्टेंस। ये दो तरीके से हो सकते हैं। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी ये कहाँ मिलता है? न्यूबॉर्न बेबीज को कोलोस्ट्रम से मिलता है। व्हाट इज कोलोस्ट्रम? द फर्स्ट सिक्रेटेड मिल्क ऑफ द मदर। फर्स्ट एग्जाम्पल इज वाया कोलोस्ट्रम। तो कोलोस्ट्रम तो एक न्यूट्रिटिव फ्लूइड हो गया। एंटीबॉडीज, कोलोस्ट्रम कंटेन्स द एंटीबॉडी IgA। क्लियर है? दूसरा है वाया IgG। ये भी एक एंटीबॉडी है, इम्यूनोग्लोबिन G थ्रू प्लेसेंटा। हम जब फीटस के फॉर्म में मदर वूम्ब में रहते हैं तब भी तो हम पे अटैक हो सकता है, राइट? तो तब तो वी आर वेरी इमेच्योर, वी आर नॉट इवन फुल्ली डेवलप्ड। दैट इज व्हेन दिस IgG इज वेयर द एंटीबॉडी दैट passes through the placenta to the baby, to the developing fetus to give it immunity. Now students, those who are watching the video, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछती हूँ। अगर MCQ में आ जाता है कि नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी फर्स्ट इन ह्यूमन लाइफ कौन सा वाला इम्यूनोग्लोबिन देता है? IgA, IgG, IgM, IgE, 4 ऑप्शंस दे दिए। ओके, तो IgM और IgE तो आपने एलिमिनेट कर दिया। Which one do you think out of IgA and IgG होगा in human life? Please let me know in the comment section. I hope if anyone is watching this video and if they have come across this point, they are going to write their answer and after some time I am going to explain this. Okay? तो ये तो हो गया natural passive। अब artificial passive क्या होता है? Example, एंटीवेनम। ये स्नेक बाइट करने से जो एंटीवेनम दिया जाता है। एंटीवेनम में रहता क्या है? एंटीवेनम में वो सारे एंटीबॉडीज रहते हैं विच हेल्प इन फाइटिंग द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ द स्नेक वेनम। क्लियर है? स्नेक वेनम को किसी एनिमल टिश्यू में इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड थ्रू मेनी टेक्नोलॉजीज वो जो एंटीबॉडी वो एनिमल टिश्यू प्रोड्यूस करता है उन एंटीबॉडीज को लेके इंजेक्शन में बंद कर दिया जाता है। दूसरा है एंटी टिटेनस। एंटी टिटेनस के शॉट्स कब दिए जाते हैं? When someone suffers a cut from rusted iron. ओके, तो ये एंटीवेनम या एंटी टिटेनस ये या तो फिर यू कैन से आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ये वाले इंजेक्शंस तब दिए जाते हैं व्हेन वी नीड एंटीबॉडीज वेरी फास्ट एंड द बॉडी डज नॉट हैव द टाइम टू मेक इट। क्लियर है? स्नेक बाइट हो गया एंड इफ यू कीप ऑन वेटिंग कि ये स्नेक का जो वेनम है बहुत लीथल है, सेमी लीथल है या नॉन लीथल है, इस इंसान पे हम देखते हैं 6 घंटा वेट करके, राइट? You cannot afford to do that. That is why irrespective of the bite, just give antivenom shots. वो antibodies उसके body में introduce कर दो. Same with anti-tetanus. Now one thing, artificial passive immunity, antivenom हो या anti-tetanus हो, it is always a preparation of the antibody, never antigen. यहाँ पे it can be antigen number 1, number 2, weakened या inactive pathogens. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स ये जेन और बॉडी का डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट को मैं अब भी समझाने वाली हूँ और कहाँ कौन सा दिया जाता है ये वाला बात भी याद रखना एंड प्लीज राइट इट इन द नोट। नाउ कमिंग बैक टू दिस, if anyone has written the answer IgG then that is the correct one because हमारा life after birth start नहीं होता। We are not dead inside the womb. हमारा life उस दिन से शुरू होता है the day the zygote is formed. Clear?
तो फीटल स्टेज में थ्रू प्लेसेंटा जो फर्स्ट प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी हमें मिल रहा है दैट इज IgG. वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम MCQs, प्लीज नोट इट डाउन. कंफ्यूजन ये दोनों में हो सकता है बट ऑलवेज रिमेंबर इट इज IgG. So with this we are done with the different kind of immunity. हो गया, different classification mechanism and everything. But students, क्या confusion है? क्या किसी को ये कभी लगता है कि कभी कभी एंटीजन क्या है या एंटीबॉडी क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू नो द डिफरेंस एंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स ऑल्सो. सो लेट मी क्लीन दिस एंड देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट टू यू. सो नाउ फाइनली एंटीजन एंड एंटीबॉडी. एंटीजन का नामकरण कैसे हुआ? एंटीबॉडी जेनरेटिंग, यहां से एंटी और यहां से जेन, दोनों को मिला के एंटीजन. सो व्हाट इज द डेफिनेशन? एनी मॉलिक्यूल दैट एलिसिट्स प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज विद इन अ होस्ट या एन ऑर्गेनिज्म. वेरी गुड फॉर बुकिश डेफिनेशन. याद कर लो, एग्जाम में जाके लिख दो. बट कॉन्सेप्ट क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, why do we say any molecule and not any microorganism या any pathogen? पहली बात तो ये है कि when a microorganism attacks a host or an individual, या it is attacking me, say for example या बैक्टीरिया मेरे बॉडी में घुस के पूरा का पूरा बैक्टीरिया मुझे अटैक करने में लग नहीं जाता. It releases some proteins or some molecules which goes and triggers that attack, right? और वो जो molecules छोड़ा जाता है they are always and in most of the cases proteinaceous in nature and what kind of protein? Glycoproteins. Clear है? So that is why instead of the whole microorganism, antigen only includes the exact molecule that triggers the production of antibody. और एंटीबॉडी क्या हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से ही प्रोड्यूस होता है? नो, एलर्जिक रिएक्शंस में भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं. तो एलर्जी कौन कॉज कर सकता है? डस्ट माइट्स, पोलन, एग वाइट्स, शेलफिश. तो उनमें कोई ना कोई तो मॉलिक्यूल होगा. एग वाइट में कोई एक केमिकल मॉलिक्यूल है एग्जैक्टली और पिन पॉइंटेडली which goes and elicits the production of antibodies. Thus the definition any molecule. Very important for understanding the concept. I hope आपको समझ में आया होगा. एंटीजन से अब आते हैं एंटीबॉडी. ये एंटीबॉडी क्या है? ये हमारे बॉडी के वो डिफेंस प्रोटीन्स है which are always made in response to an antigen. And what kind of proteins? Immunoglobulin proteins. That is why antibodies को हमेशा IG बोल के डिफाइन किया जाता है. So now let us look into the structure of an antibody. Structure. Antibody is a protein molecule, definitely. It consists of 4 polypeptide chains. Two heavy chains, two light chains. तो इसको कैसे डिनोट किया जाता है? H2L2. Now what are heavy chains and what are light chains? स्ट्रक्चर में जब कह रहे हैं कि they are made of 4 polypeptide chains, तो 2 heavy chains means these chains are going to have more molecular weight. मोर मॉलिक्यूलर वेट कब होगा? जब इनका लेंथ ज़्यादा होगा. सो दे आर लॉन्ग, दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट. और जब लेंथ लॉन्ग है तो नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स इन पे काफ़ी ज़्यादा होगा. एंड जस्ट दे आर ऑलवेज 2, दैट इज वाई इट इज़ डिनोटेड एज H2.
तो ये जो लंबे लंबे पॉलीपेप्टाइड चेन्स देख रहे हैं, दीज आर द H2। देन टू लाइट चेन्स। टू लाइट चेन्स का क्या मतलब है? मॉलिक्यूलर वेट इज लाइट, मॉलिक्यूलर वेट लाइट है या लेस है, क्यों? बिकॉज लेंथ इनका छोटा है। लेंथ इनका छोटा है तो नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स भी कम होंगे। ओके, नाउ पॉलीपेप्टाइड चेन जब है, यू नो इन द क्लास 11 बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर यू हैड रेड कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन का वन ऑफ द एंड जिधर अमाइन ग्रुप है, दैट इज द N टर्मिनल एंड द अदर इज द C टर्मिनल। तो ये अगर पॉलीपेप्टाइड चेन है तो इनका भी एक C टर्मिनल एज वेल एज N टर्मिनल होगा। सो दीज आर द C टर्मिनल and these are the N terminal. Okay, for this is the C. Clear है? Now, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स तो हमने लाके रख दिए, 2 हेवी 2 लाइट। अब अगर कोई उनमें बॉन्डिंग ना हो तो डू यू थिंक दे आर गोइंग टू स्टे इन प्लेस? कुछ तो बॉन्डिंग चाहिए। सो व्हाट इज दैट बॉन्ड? That bond is disulfide bonds. Now disulfide bonds here are actually of 2 types. Intra-chain disulfide bond. If you refer to the diagram in your book or diagram given anywhere, आप देखेंगे यहाँ पे 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है और बाकी यहाँ पे इंट्रा चेन है। मीन्स दिस इज द लॉन्ग चेन गोइंग उस चेन से। फॉर एग्जाम्पल चेन है, यहाँ पे एक डाइसल्फाइड बॉन्ड रखा हुआ है टू मेक श्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द लॉन्ग चेन्स। ओके, और यहाँ पे दूसरा है इंटरचेन। ये इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर द बॉन्ड्स विच हेल्प इन कनेक्टिंग द 2 डिफरेंट चेन्स। यहाँ पे 2 डिफरेंट H2 को कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे H2 सॉरी हेवी या लाइट के बीच में। दीज आर द इंटरचेन, दीज आर द इंट्राचेन। नाउ देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ immunoglobulins and the number of disulfide bond actually depends on what type of एंटीजन या व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन वी आर टॉकिंग ऑफ। सो इसीलिए डाइसल्फाइड बॉन्ड एक्चुअली कहीं पे अगर आपको शायद 12 मिल जाए, कहीं पे 2, कहीं पे 8, कहीं पे 10, बट द रियल ब्रेकअप इज दैट द नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑन द टाइप ऑफ द एंटीबॉडी। और ये नंबर अभी मैं एक टेबल जब लिखूंगी आप सबको दे दूंगी। तो अब तक हो गया ये स्ट्रक्चर। नाउ यहाँ पे जहाँ 2 हेवी चेन्स पे 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड है, इसके ऊपर का रीजन क्या है? इट इज फॉर्मिंग अ हिंज लाइक स्ट्रक्चर, राइट? एंड दैट इज वाई यहाँ पे एक वाई शेप बन रहा है। ये यहाँ पे जो मूवमेंट है दे कैन मूव लाइक अ हिंज, दरवाजे पे जो होता है ना। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक दोनों तरफ the structures are more or less constant for all kind of antibodies. Difference कहाँ है? Here they have binding sites for the antigen. और ये binding sites are different for each and every type of antibody that is produced for each and every type of antigen attacking the body. और खाली यही वाला पार्ट इज द वेरिएबल पार्ट। ऑफ एंटीबॉडी, वेरिएबल पार्ट ऑफ द एंटीबॉडी, एंड दिस पार्ट इज द कांस्टेंट पार्ट। इसीलिए इसको FC बोला जाता है, इसको FAB। क्लियर है? नाउ
ये जो बाइंडिंग साइट ऑफ ईच एंड एवरी एंटीबॉडी होता है इसको कहा जाता है पैराटोप। क्लियर? एंड सिमिलरली वो एंटीजन का जो बाइंडिंग साइट होता है जैसे से फॉर एग्जाम्पल ये बाइंडिंग साइट फॉर ऑफ द एंटीबॉडी है, तो दिस इज द पैराटॉप। कॉरेस्पॉन्डिंगली जो एंटीजन होगा उसका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा ना, तो इसको बोला जाता है एपीटोप। तो एपीटोप और पैराटॉप के बीच में जो रिलेशन होता है दैट इज दैट ऑफ अ लॉक एंड की। कोई सा भी चाबी आप ले ले, डिफरेंस यहीं पे होता है, और कॉरेस्पॉन्डिंगली जिस ताले को वो खोलेगा उस लॉक के अंदर भी द स्ट्रक्चर विल बी एग्जैक्टली लाइक दिस। सो ये हो गया पैराटॉप, ये हो गया एपीटोप। ऑल क्लियर? नाउ एंटीबॉडी का एक शेप इज लाइक दैट ऑफ अ वाई, राइट? ये हिंज एरिया हो गया, दीज आर द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, इंट्रा इंटर इंट्रा इंटर। क्लियर है? Now most of the immunoglobulins या the antibodies are made up of one unit और उनको monomer बोला जाता है। One of the immunoglobulin consists of two such units, that is called a dimer, and one immunoglobulin consists of 5 such units. It's difficult to draw, I don't know. Okay, यूं 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, दैट इज अ पॉलीमर। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज कंप्लीटली क्लियर। I hope I have not skipped any single element of that. Okay, so now let me make a table for you जहाँ पे एंटीबॉडीज कितने तरीके के हैं, 5 तरीके के, और वो क्या क्या खासियत है, विच वन इज द हाईएस्ट इन नंबर, विच वन इज द लोएस्ट, ये सारे डेटा उसमें होंगे। तो फाइनली द टेबल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीबॉडीज कितने तरीके के हैं, 5। फर्स्ट वन इज IgA या इम्यूनोग्लोब्यूलिन A। अब ये A वेयर फ्रॉम इट गेट्स इट्स नेम, बिकॉज फ्रॉम अल्फा। IgD is delta, Ig is for epsilon, IgG is for gamma, and IgM is for mu. Okay, let us look into their structure. So the first one is IgA, और ये डाइमर है, मतलब यहाँ की 2 Y molecules एक साथ होंगे, and that is how they function. Okay, बाकी IgD, EN, G are all monomers, मतलब single Y। IgM is a polymer which means it is huge, 5 Y's एक साथ। M से याद रखना मेगा, तभी याद हो जाएगा कि ये पॉलीमर है। Now their percentage in serum, या हमारे बॉडी में किसका कितना परसेंटेज है। IgA is anywhere between 10 to 15%, IgD is 0.2%, IgE is less than 0.1%, IgG सबसे ज़्यादा abundant है and it is 80%, and IgM is 5 to 25%. Now number of disulfide bonds, IgA में 10, IgD में 8, IgE में 12, IgG में 12 and IgM में 18। क्लियर है? लोकेशन। नाउ IgA एक ऐसा इम्यूनोग्लोबिन है जो कि हमारे बॉडी सिक्रीशंस में पाए जा सकते हैं। किस टाइप के सिक्रीशंस में? कोलोस्ट्रम। व्हाट इज कोलोस्ट्रम? द फर्स्ट मिल्क फ्रॉम द मदर। वहाँ पे पाया जाता है। टीयर्स, सलाइवा में पाया जाता है।
In addition, blood and lymph. Now one thing common for all the antigen is blood and lymph में तो होता ही है. Additionally कुछ कुछ का अपना भी कोई जगह होता है. So the first one is in the secretions of the body including colostrum. और colostrum को मैं क्यों mention कर रही हूँ? Because through the colostrum it gives passive immunity to the newborn. Okay? हमेशा याद रखना है A is number 1. तो आफ्टर बर्थ सबसे पहला ए ही होता है IgA. फंक्शन इट गिव्स लोकलाइज्ड प्रोटेक्शन वाया दिस सेक्रेशंस. फिर आते हैं IgD में. IgD का लोकेशन क्या है? बी सेल सरफेस, ब्लड एंड लिम्फ. दे हेल्प इन एंटीजन रिकॉग्निशन बाय द बी सेल्स. ओके, प्लेसेंटल ट्रांसफर ये नहीं होता बिकॉज देयर साइज इज बिग इनफ. ये थ्रू द प्लेसेंटा पास नहीं होते. सेम फॉर IgD, देयर साइज इज टू बिग सो दे डू नॉट पास थ्रू द प्लेसेंटा. क्लियर? देन IgE, they are present in the mast cells and the basophil cells and blood, and IgE is responsible. function इनका है allergic reactions. okay? ये भी थ्रू द प्लेसेंटा पास नहीं होता. IgG ये ब्लड में, लिम्फ में एंड इंटेस्टाइन में पाया जाता है. एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट abundant one, and their function is complement activation. Complement activation क्या है? Complement activation means the activation of the cascading reaction, cascading production of different proteins या mechanisms जिससे वो डिफेंस तैयार होता है. क्लियर है? खाली एक स्टेप तो होता नहीं है, मल्टीपल स्टेप होता है, और उसी मल्टी स्टेप एक्टिवेशन को कंप्लीमेंट एक्टिवेशन कहा जाता है. क्लियर है? एंड दिस इज द ओनली इम्यूनोग्लोबिन that is small in size, and that is why it passes through the placenta of the mother, from the mother to the fetus. IgM ये पॉलीमर है. इसका तो ये भी ब्लड, लिम्फ एंड बी सेल सरफेस में पाया जाता है. दिस ऑल्सो हेल्प्स इन कंप्लीमेंट एक्टिवेशन. इसका भी प्लेसेंटल ट्रांसफर नहीं होता. सो स्टूडेंट्स, यू मे टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस and write it in a very good handwriting and put it somewhere in your room. तो immunoglobulins समझ में आया? Have I been able to make it interesting and clearer? Interesting से भी ज़रूर है, क्लियर कर पाई हूँ कि नहीं? तो अब तक हम जो देख रहे थे कि हमारा इम्यूनिटी क्या है, कितने टाइप के इम्यूनिटी है, कौन कौन ये इम्यूनिटी दे रहा है, क्या सेल्स है, क्या है नहीं, मैकेनिज्म एंड एवरीथिंग. बट हमने जब इम्यूनिटी डिफाइन किया था, व्हाट वर द वर्ड्स? इम्यूनिटी इज द एबिलिटी टू फाइट दैट डिजीज कॉजिंग एजेंट. And who gives us this capacity or this ability to fight? The immune system. तो पूरा immunity हमने जब पढ़ लिया, one last thing that remains is what comprises what are the constituents or what makes the immune system in human beings. वो भी एक बार देख लेते हैं. Okay? The immunity system of human beings consists of 3 major components. पहला है the lymphatic system. Lymphatic system में क्या क्या आता है? The lymphoid organs. अब lymphoid organs can be classified into 2 categories. First is the primary lymphoid organ. Primary lymphoid organs are the organs where the lymphocytes mature. Okay? फॉर्म तो ये सारे के सारे बोन मैरो में ही होते हैं, लेकिन मैच्योर कुछ कुछ बोन मैरो में करते हैं, कुछ जाके थाइमस में करते हैं. सो द 2 प्राइमरी lymphoid organs are bone marrow first, second is thymus. फिर आते हैं सेकेंडरी lymphoid organs में. मैं इस तरफ आ जाती हूँ. Secondary lymphoid organs are the organs which provide the site for interaction with antigen. ये वो कुश्ती का अखाड़ा हो जाता है. तो after maturation ये जितने भी lymphocytes हैं, they move to the secondary organs या secondary sites where they can interact with the antigen.
क्योंकि ये सेकेंडरी ऑर्गन्स जो है ये उन एंटीजन को ट्रैप करके रखते हैं। एग्जाम्पल्स स्प्लीन, lymph node, tonsils, Peyer's patch and mold. म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, ये वो लाइनिंग जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड यूरिनोजेनिटल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है। क्लियर? उसके बाद है टिश्यू सेल्स। दीज आर द मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स एंड WBCs एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज। ये तीनों कंपोनेंट मिलके हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बनाते हैं। Now one small thing मैं एक बोलना भूल गई, that is what is vaccination and immunization. Immunization is nothing but the process of inducing immunity. Immunization में ही है। और immunization करते कैसे हैं? By vaccination. Vaccination is what? Vaccination is nothing but pushing of vaccines. Now vaccines can be of two types. या तो it will contain the antigen or the weakened pathogen to give active immunity to the individual, या it will consist of preformed antibodies to give passive immunity to the individual. Clear है? या एक चार्ट बना दूं? एक चार्ट बना देती हूँ। So immunization, process of providing immunity via vaccines. Vaccination, process of providing vaccines. दो तरीके के हो सकते हैं वैक्सीन। एक्टिव, जिसमें एंटीजेनिक वैक्सीन होगा या एंटीजेनिक प्रिपरेशन। दूसरा वीकेंड पैथोजेंस हो सकता है टू गिव अस एक्टिव इम्यूनिटी। दूसरा है पैसिव, जहां पे प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज आर गिवन। दिस इज टू इंड्यूस पैसिव इम्यूनिटी इन अस। तो विद दिस वी आर डन विथ एवरीथिंग अबाउट इम्यूनिटी इन ह्यूमन बॉडी। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस को देखते हैं और शुरुआत करते हैं एलर्जी से। ओके, सो एलर्जी, सबको कभी ना कभी कुछ ना कुछ फॉर्म में एलर्जी तो हुआ ही है, राइट? तो एलर्जीज क्या है? दीज आर द एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द environment. Why are they actually antigens? Because they trigger the production of antibody. But यहाँ पे जो the causative reason है उनको हम allergens बोलते हैं। allergens, clear? तो एलर्जी जब होता है, what are the antibodies released? It is IgE type of antibody. एलर्जीज के सिम्टम्स क्या है? रेडनेस, स्वेलिंग, रनी नोज, वाटरी आइज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, विच यू सी इन एज्मा, राइट? नाउ ये जो सिम्टम्स है ये क्यों होते हैं? दे आर कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। दिस इज द प्राइमरी कॉज, ये सेकेंडरी है। तो व्हेन हिस्टामाइन इज रिलीज्ड फ्रॉम द मास्ट सेल्स ऑफ आवर बॉडी, तीन नहीं एक्चुअली चार तरह के रिएक्शंस ये दिखा सकता है। फर्स्ट, इट एक्ट्स एज अ वासोडायलेटर। नाउ इफ इट इज dilating the blood vessels, the blood vessels are becoming leaky. तो काफ़ी सारा सा फ्लूइड जो है ब्लड वेसल से निकल जाता है एंड दिस एक्शन ऑफ हिस्टामाइन कॉजेज रेडनेस एंड स्वेलिंग. रेडनेस एंड स्वेलिंग इन शॉर्ट. दूसरा क्या होता है, से फॉर एग्जाम्पल द हिस्टामाइन इज एक्टिंग ऑन द नेजल ट्रैक्ट या आईज, तो इट इज इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस. इससे रनी नोज, RN, या तो फिर इन द आईज इफ दे आर इंक्रीजिंग द सिक्रीशन ऑफ टीयर्स दैट मेक्स इज वाटरी आईज. ओके, प्लीज राइट इट. मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो आई एम जस्ट टेलिंग इट टू यू. थर्ड एक होता है, दे कैन ट्रिगर कंस्ट्रिक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड दिस causes difficulty in breathing.
इन एक्सट्रीम केसेस, मैं लाल से लिख देती हूँ, ये वासोडायलेशन बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्लूइड वेसल से निकल जाता है। और बहुत ज़्यादा फ्लूइड जब निकल जाता है तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाता है। दिस may send the person into shock and hospitalization becomes must, और इसी को बोला जाता है एनाफाइलैक्टिक शॉक। One of the example where you can see anaphylactic shock is in some people by the injection of penicillin. Okay? और सेरोटोनिन जो है वो प्राइमरीली ये सब प्रोड्यूस नहीं करता, समटाइम्स दे आर एसोसिएटेड विद हिस्टामाइन, और हिस्टामाइन जब काम करे तो सेरोटोनिन भी थोड़ा सिक्रीट हो गया। वो कहते चलो तुम्हारे साथ साथ मैं भी म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ा देता हूँ, या मैं भी थोड़ा सा और वैसोडायलेट थोड़ा सा और इसको डायलेट कर देता हूँ। प्राइमरी विलेन यही है। क्लियर? Now let us look into the examples of some of the allergic diseases. Now the first example is hay fever. Cause क्या हो सकता है? It can be pollen, it can be a dander, it can be dust, mites, etc. Many causative organisms, many causative agents are there. Symptoms: redness, swelling, itching. Yes, very important. Allergy का एक बहुत important symptom है itching. मैं previous list में लिखना शायद भूल गई, so please mention this. Okay? Watery eyes, runny nose. ट्रीटमेंट: अब ये सारे से सिम्टम्स जब हिस्टामाइन के सिक्रीशन से होता है तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग देना है, तो एंटी हिस्टामाइन ड्रग दिया जाता है, कभी एड्रेनालिन या स्टेरॉइड्स भी दिया जाता है। Another example of an allergic disease is asthma. How is it caused? By narrowing of the respiratory tract. Okay? Symptom: difficulty in breathing. ट्रीटमेंट के लिए ब्रोंकोडायलेटर्स दिया जाता है विद और विदाउट कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक इज एन एक्सट्रीम केस। ओके, तो विद दिस, और ऑलवेज रिमेंबर पेनिसिलिन इन सम पीपल, नॉट ऑल, क्योंकि अगर ऑल होता तो शायद पेनिसिलिन यूज ही नहीं होता, राइट? So with this we are done with everything about allergy. Now let us have a quick look at autoimmune diseases. तो स्टूडेंट्स, ऑटोइम्यून डिजीजेस मतलब क्या है? यूजुअली हमारे बॉडी में द इम्यूनिटी सिस्टम इज वेरी वेल डेवलप्ड टू डिस्टिंग्विश बॉडी सेल फ्रॉम फॉरेन सेल्स। कभी कभी यही डिस्टिंग्विशिंग कैपेसिटी हट जाता है। ओके, द कॉज कैन बी जेनेटिक और सम अदर अननोन रीजंस। हमें सारे के सारे रीजंस अभी तक मालूम नहीं है। And that is when what happens, the body attacks its own cells, and that is called autoimmune disease. अपना immunity अपने ही ऊपर चला देना। Example of some diseases are rheumatoid arthritis, insulin dependent diabetes, myasthenia gravis, Addison's disease and Hashimoto's disease. इसके बाद हम देखते हैं एड्स। एड्स इज अ वेरी सीरियस डिजीज एंड दैट compromises the immunity of the person. Now, one of the most dreaded disease, AIDS, AIDS या acquired immunodeficiency syndrome. नाम पे ही है कि it makes us immunodeficient, means it compromises our immunity. Pathogen is HIV virus. Pathogen is HIV virus, human immunodeficiency virus. It belongs to the group retrovirus और इनका जीनोम RNA होता है। Clear? Mode of transmission. Now, primarily, one thing always remember, they are exchanged by the exchange of body fluid. Okay? इसीलिए सेक्सुअल कॉन्टैक्ट अनप्रोटेक्टेड जहां पे होता है, देयर आर चांसेस। शेयरिंग इंजेक्शन नीडल्स, दिस इज सीन स्पेशली जहां पे बहुत मेडिकल नेग्लिजेंस है। सेम नीडल इज बीइंग यूज्ड टू गिव इंजेक्शंस टू मल्टीपल पीपल, या विद इन ड्रग एडिक्ट्स। ओके, ब्लड ट्रांसफ्यूशन इफ प्रॉपर चेक्स आर नॉट डन, देन थ्रू प्लेसेंटा फ्रॉम द मदर टू द fetus.
तो ये कुछ हद तक ह्यूमन इग्नोरेंस, कुछ हद तक नहीं, काफ़ी हद तक ह्यूमन इग्नोरेंस या इग्नोरेंट बिहेवियर के लिए भी ये डिजीज स्प्रेड होता है। Now MOA is mode of action. Mode of action क्या होता है? This HIV virus enters the human body and it simultaneously attacks two kind of cells. मैक्रोफेजेस एंड द टी लिम्फोसाइट्स, साइमल्टेनियस अटैक, बिल्कुल हमारे इम्यूनिटी वाले सेल्स पे ही जाके अटैक करते हैं। नाउ इन सेल्स पे जो जीनोम है वो तो डीएनए है और इनका जीनोम आरएनए है। सो फर्स्ट थिंग व्हाट दे डू रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। टू प्रोड्यूस वायरल डीएनए, हो गया सेकंड स्टेप। अब वायरल डीएनए जैसे ही बन गया, इट इंटीग्रेट्स इटसेल्फ विद द होस्ट सेल डीएनए। बस एक बार इंटीग्रेट हो गया तब तो उस वायरस के लिए मौज ही मौज है। अब वो जितनी मर्जी अपने आरएनए पार्टिकल्स बनाता रहेगा थ्रू ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है? मोर आरएनए मतलब क्या? मोर वायरस। मोर वायरस मतलब दे आर इन्फेक्टिंग मोर सेल्स, सो दे आर फर्दर इन्फेक्टिंग मोर मैक्रोफेजेस एंड टी लिम्फोसाइट्स। क्लियर है? तो इस तरह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे इनके नंबर्स कम हो रहे हैं, इनकी एफिकेसी कम हो जा रही है। एंड जब ये इन्फेक्शन चल रहा होता है, द पर्सन यूजुअली शोज सिम्टम्स लाइक फीवर, डायरिया एटसेट्रा। बट एज द इन्फेक्शन प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे ये सेल्स इनफेक्टिव होते जाते हैं, इट लिव्स द पर्सन वेरी वल्नरेबल टू एनी काइंड ऑफ डिजीज। सिंपल जो इन्फेक्शंस जो नॉर्मली ह्यूमन इम्यूनिटी कैन फाइट, द पर्सन लूजेस दैट इम्यूनिटी ऑल्सो। से फॉर एग्जाम्पल फंगल पैरासाइट्स लाइक टैक्सोप्लाज्मा, माइकोबैक्टीरियम विच इज़ अ बैक्टीरिया, वायरल डिजीजेस, जो छोटे मोटे इन्फेक्शंस भी होते हैं, ये भी फाइट करने का एबिलिटी नहीं होता। Now, how is it confirmed? It is confirmed by ELISA test. Clear? Treatment कैसे होता है? Let me write it here. By giving antiretroviral drug. ये जो है they help in fighting the disease for some time. They just prolong the life, but it cannot save you from death. AIDS का ultimate result is death. Okay? So how can you prevent such a disease, spreading of such a disease? Very conscious effort by or non-ignorant behavior by people. Avoid multiple partners, avoid unprotected sex, avoid sharing needles, common needles. The medical community या medical facilities जहाँ पे हैं वहाँ पे make sure कि blood transfusion से पहले proper checks are done. No needles, no syringes are used. These things should be disposable. Even the gloves used for checking many patients should be disposable and should be disposed after examining each and every patients. ओके हो गया एड्स। अब लास्ट एक बचता है, दैट इज कैंसर। सो द नेक्स्ट थिंग इज कैंसर। कैंसर तो होता क्या है, इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन इज अ हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड प्रोसेस।
ओके, इसीलिए वो कंट्रोल्ड वे में होता है. If for some reason this regulation is broken, cell divisions become unregulated, uncontrolled, and that is when cancer arises. तो जब ये मैकेनिज्म का ब्रेकडाउन होता है, द सेल्स स्टार्ट प्रोलिफरेटिंग. प्रोलिफरेटिंग मतलब क्या? रैंडम डिवीजन. They are referred to as the cancer cells. Otherwise, the cells which are undergoing cell growth and cell differentiation under normal conditions, they are referred to as normal cells. अब normal cell और cancer cell में क्या फ़र्क है? Now, cancer cells में normal cells और cancer cells में फ़र्क क्या है? कि normal cells have the property called contact inhibition. अब contact inhibition क्या होता है? When a cell is dividing, if it goes and touches another cell, ये समझ जाता कि I have met my limit, now I need to stop. Contact inhibition. Clear है? Cancer cells lose this property of contact inhibition. वो जाके कहीं और लग गया, does not matter, it will still keep on proliferating. Proliferate मतलब क्या? Random division, right? Now, कैंसर सेल्स मतलब क्या? मास ऑफ सेल्स. मास ऑफ सेल्स मतलब ट्यूमर. नाउ ट्यूमर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स. नाउ ट्यूमर्स में बेनाइन एंड मैलिग्नेंट. बेनाइन ट्यूमर्स दे रिमेन कन्फाइंड टू वेयर दे वेर फॉर्म्ड, टू देयर साइड, फैलते नहीं हैं. मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर व्हाट? दे आर मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स एंड दीज आर कॉल्ड नियोप्लास्टिक सेल्स. और ये जहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, वहाँ से अगर कुछ सेल्स कट जाए, गिर जाए और कहीं और वाया द ब्लड स्ट्रीम चला जाए, तो ये नए साइट पे जाके भी इट कंटिन्यूज इट्स डिवीजन एंड स्प्रेडिंग. सो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स स्प्रेड. दिस इज द ड्रेडेड फॉर्म ऑफ कैंसर. ओके, तो कैंसर होता कैसे है? द एजेंट्स विच कॉज कैंसर आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस एंड इट कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल. So the carcinogens, they can be of three categories: physical, chemical and biological. Physical में क्या? Examples कुछ देख लेते हैं. Non-ionizing radiation such as UV rays, ionizing radiation such as X-ray या gamma rays. Okay? फिर chemicals पे आते हैं. There are many chemicals which can prove to be carcinogenic. One of the very important and common example is tobacco में पाया जाने वाला nicotine. Okay, then a chemical like mustard gas. Now biological में some viruses are found to induce cancer like changes in the body, so they are referred to as oncovirus. Proto-oncogenes क्या होता है? Onco means what? Onco means cancerous. Now some of the genes in normal human being या normal human cells have been found to behave like cancerous genes. मतलब they lose their properties and they start proliferating under certain conditions, and those genes are called proto-oncogenes. So इससे अब ये भी पता चल रहा है कि cancer can be, or cancer, yeah, in many cases can be because of some genetic factors. Detection. Biopsy में क्या किया जाता है? A tissue is taken, very thin slices are made and it is examined. Okay? Blood tests. So blood test में if you find abnormal representation of white blood cells, then it can be an indication कि leukemia या blood cancer है. Okay? Pap smear test is done for cervical cancer in woman या कैंसर ऑफ द सर्विक्स इन वुमन या कैंसर ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट्स इन मैन. CT या computed tomography, CT scan. Here X-rays are used to bring out a 3D image of the internal organ and then it is studied. MRI, magnetic waves plus ionizing radiations are used to get a clearer image and the physiological status of that organ. Okay,
फिर उधर है मैमोग्राफी. मैमोग्राफी इज फॉर द डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. And many techniques of molecular biology are used to identify the genes if a person is vulnerable to cancer owing to genetic reasons. बिल्कुल क्लियर है. ट्रीटमेंट के लिए केमोथेरेपी में कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं टू किल द कैंसर सेल्स. रेडियोथेरेपी में रेडिएशन से उन ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है. एंड केयर इज टेकन नॉट टू डिस्ट्रॉय द नॉर्मल हेल्दी सेल्स ऑल्सो. सर्जरी से उस ट्यूमर को रिमूव कर देना. इम्यूनोथेरेपी इज इंटरेस्टिंग. नाउ इन सम केसेस इट हैज बीन सीन दैट द कैंसर ट्यूमर्स दे अवॉइड डिटेक्शन. तो उन केसेस में क्या किया जाता है, द पेशेंट इज गिवन सम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स लाइक अल्फा इंटरफेरॉन्स. अब अल्फा इंटरफेरॉन क्या करते हैं, ये सेल सिग्नलिंग का काम करता है. ये जाके बाकी सेल्स को कहता है कि कुछ प्रोलिफरेट कर रहा है एंड स्टार्ट your defense mechanism, okay, to kill or destroy that tumor. हो गया. So that was all about cancer and that was all about today's video. तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. इसके बाद एक टॉपिक बच जाता है विच इज ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज. उसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी एंड आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल्स. भले ही वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए. डियर स्टूडेंट्स, यू नीड टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस टू वॉच एंड अंडरस्टैंड. ओके, तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म. बिफोर लिविंग आई वुड रिक्वेस्ट ऑल माई व्यूअर्स टू काइंडली like the video, share the channel within your friends and subscribe to the channel. I am going to see you very soon with the third part of this chapter. Till then, take care.